गुड मॉर्निंग सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। आज सुबह की जो यूट्यूब लाइव क्लास थी किसी वजह से टेक्निकल एरर की वजह से वो रह गई थी, लेकिन अब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अब आपके ऐप पे ये क्लास चली जाएगी, आप आराम से इस क्लास को देख पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं एग्जैक्टली CRVI सब्जेक्ट का, है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं और शुरू करना भी चाहिए ICSI मॉड्यूल से, है ना। अब देखिए, अगर आप ICSI मॉड्यूल के अंदर देखेंगे तो जो आपका CRVI है वो CRVI 3 पार्ट में डिवाइडेड है। CRVI इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, है ना। द फर्स्ट इज पार्ट फर्स्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये आपका एग्जैक्टली 40 मार्क्स का है, ये आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। पार्ट सेकेंड दैट इज वैल्यूएशन, ये आपका 20 मार्क्स का है। और पार्ट थर्ड इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज ऑफ 40 मार्क्स। तो ये सब मिला के हो गया 100 मार्क्स। 40 20 40 40 20 60 60 40 100, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है जी। ये कहानी है। ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 है, मैंडेटरी पेपर है, ये कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है, इट्स अ मैंडेटरी पेपर, ये आपको करना ही है। और देखा जाए तो CS प्रोफेशनल के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट जो है वो CRVI है। एंड आपको मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो 2012 और 2024 12-13 साल हो गया पढ़ाते हुए, है ना। तो यू कैन फील कॉन्फिडेंट कि आपकी क्लास बहुत अच्छी होगी और बहुत बढ़िया सिलेबस आपका रहेगा, बहुत बढ़िया आपका नॉलेज लेवल रहेगा। और नॉलेज लेवल होना भी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें कवर ICSI ने किया है वो कंपनी सेक्रेटरी का मेन फोटे है। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट दिल लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, तो इसका कोर्स कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हैं, अगर उनके पास नोट्स नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बैच स्टार्ट किया है और ये ICSI न्यू सिलेबस के अनुसार किया है, तो न्यू सिलेबस का नया मॉड्यूल है, तो नए मॉड्यूल के हिसाब से मैं अपने बुक को चेंज कर रहा हूं। तो अभी चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज नोट्स में बताया तो कहां मिलेगा, इसी वीडियो के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां एक लिंक होगा, वो हमारे CSNKJ CS क्लासेस ऐप का लिंक है। उस पर क्लिक पहले आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तब फिर वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आप CRVI नाम के एक प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। उस प्रोडक्ट के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे और आपको नोट्स भी मिलेंगे। क्लियर है जी। तो नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरी आदत है पढ़ाने की वो है लाइन बाय लाइन, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। तो लाइन बाय लाइन मैच भी होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस डेली PPT बना के लाया, बस वही पढ़ा के छोड़ दिया, उससे कॉन्सेप्ट तो चलो आपका हो जाएगा, और वो भी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और हमको सब कवर अप करना पड़ता है। तो बहुत डीप बैच होने वाला है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई घबराहट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, लेंदी आपका सब्जेक्ट है। जैसा आप CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ को समझते हो, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आप सिक्योरिटी लॉ को समझते हो, उतना ही वैल्यू आपको किसको देना पड़ेगा, CRVI को देना पड़ेगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। तो नोट्स के बारे में मैंने बता दिया, CSNKJ CS क्लासेस ऐप पे जाइए आप, और वहां पे CRVI नाम का प्रोडक्ट बना हुआ है, उस प्रोडक्ट के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर चैप्टर का मैं नोट्स देता जाऊंगा, क्योंकि बिना नोट्स का तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा उससे पहले उसके नोट्स आपको वहां पे ऐप पे अपलोडेड मिल जाएंगे, है ना। बाकी उस ऐप का जो लिंक है, नोट्स का जो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप देख लेना, ठीक है जी। तो आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मैंने ICSI मॉड्यूल से स्टार्ट किया है ना। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली जो मेरी बुक होगी, है ना, NKJ बुक। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 है टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये तो इंट्रो है ना। मेन मजा तो अगले चैप्टर से आएगा, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 ही आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि चैप्टर नंबर 2 मैं सीधा टेक ओवर करा रहा हूं। एक्चुअली मैं बताता हूं ये सब कैसे हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए क्या किया एग्जैक्टली मैंने। देखिए, अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो ICSI मॉड्यूल के हिसाब से, ICSI मॉड्यूल तो आपका एक ही है, एक मॉड्यूल है
है ना। एक के अंदर इन्होंने 3 पार्ट बनाया हुआ है, मतलब आईसीएसआई मॉड्यूल में आपको कितनी बुक मिलेंगी, एक बुक मिलेंगी। ये 3 पार्ट इन्होंने बनाया हुआ है। पार्ट फर्स्ट जो आपका एग्जैक्टली मर्जर एंड टेक ओवर के ऊपर है, मर्जर एंड टेक ओवर के ऊपर है, उसी को ये लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना, जिसके अंदर आपका बेसिकली मर्जर एंड टेक ओवर रहने वाला है। ठीक है जी। सेकेंड इज पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड जो है वो एग्जैक्टली वैल्यूएशन के ऊपर है, वैल्यूएशन के ऊपर है। क्लियर है। फिर आपका आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इन्होंने इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप के ऊपर दिया हुआ है ना। तो आप इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, है ना, ये सब है ना। इन टोटल आप इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप इसको लिख दो इंसॉल्वेंसी, आप इसको लिख दीजिए एग्जैक्टली इंसॉल्वेंसी। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट मर्जर एंड टेक ओवर जो सीआर है, पार्ट सेकेंड आपका एग्जैक्टली जो पार्ट सेकेंड है वो है आपका वैल्यूएशन के ऊपर, है ना। पार्ट सेकेंड इज ऑन वैल्यूएशन एंड पार्ट थर्ड इज ऑन इंसॉल्वेंसी। क्लियर है। जो मैं आपको अपनी बुक बना के दूंगा, जो एनकेजी बुक होगी, आपको एनकेजी बुक में 2 वॉल्यूम मिलेगा। एक है वॉल्यूम फर्स्ट और दूसरा है वॉल्यूम सेकेंड। ठीक है जी। मैं आपको 2 बुक दूंगा, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, 2 बुक आपको एनकेजे के तरफ से मिलेगी, एनकेजे क्लासेस से। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर मैं आपका कवर अप करूंगा पार्ट फर्स्ट जो कि आपका सीआर है, जिसके अंदर आपका मर्जर, सबसे ज्यादा मर्जर है, और आपका जो टेक ओवर है वो उसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है जी। जो वॉल्यूम 2 बुक आपको मिलेगी बाद में, उसके अंदर मैं कवर करूंगा पार्ट सेकेंड दैट इज वैल्यूएशन एंड पार्ट थर्ड दैट इज आईबीसी, ये मैं कवर करूंगा। तो इसके अंदर कवर्ड होगा वैल्यूएशन और आपका एग्जैक्टली इंसॉल्वेंसी। क्लियर है जी। तो ये इस तरीके से आपका होगा। तो हम आपको देंगे 2 बुक, है ना, एनकेजे सीआरबीआई वॉल्यूम फर्स्ट एंड एनकेजे सीआरबीआई वॉल्यूम सेकेंड। पहले ये बात आपको समझ में आ गई। तो आईसीएसआई मॉड्यूल के अंदर देखेंगे तो एक ही बुक है और एक ही बुक के अंदर इन्होंने 3 पार्ट बनाया हुआ है। पर एनकेजी की जो बुक मिलेगी आपको, इसके अंदर मैं 2 बुक दूंगा, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट होगा एंड वॉल्यूम सेकेंड विल बी कवरिंग द पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। मतलब वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड के अंदर पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड रहेगा। क्लियर है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वॉल्यूम फर्स्ट बुक। तो वॉल्यूम फर्स्ट बुक जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हम पार्ट फर्स्ट कवर अप करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर मर्जर एंड टेक ओवर है, तो मैं मर्जर बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले टेक ओवर ही स्टार्ट करूंगा। पहले टेक ओवर पढ़ा के खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं मर्जर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मर्जर का कोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज ओनली इंट्रो चैप्टर, है ना। वो एकदम इंट्रो चैप्टर है। देखो नाम ही है टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब इट्स बेसिकली अ इंट्रो चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना। तो आप इस चैप्टर को बोल सकते हैं सीआर इंट्रो। इस चैप्टर को आप लोग बोल सकते हैं सीआर इंट्रो चैप्टर। सीआर इंट्रो चैप्टर आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है जी। तो चलिए एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, शुभारंभ कर रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली? सीआर इंट्रो, है ना। सीआर इंट्रो चैप्टर नंबर 1। इसका क्या नाम है आईसीएसआई मॉड्यूल के हिसाब से? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है और कॉर्पोरेट को कितने तरीके से हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो जल्दी जल्दी बताओ इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप जल्दी जल्दी बताइए। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताइए। सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग क्या है भाई? तो ये ग्रोथ करने का तरीका है। कोई भी कॉर्पोरेट
अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगा, रीबिल्ड करेगा, तो उसका कारण एक ही होगा कि वो ग्रोथ करना चाहता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, उसकी मीनिंग, सीआर का क्या ऑब्जेक्टिव है, सीआर का क्या स्कोप है, क्या नीड है, सीआर का एक एग्जांपल है, सीआर बेसिकली एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सीआर के पीछे क्या मोटिव है। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग कितने तरीके का हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग के कितने टूल्स मोड्स हैं। अब उसी में आपके टूल्स मोड में डाइवेस्टिचर है, और भी बहुत सारी फ्रेंचाइजिंग है, अभी हम पढ़ेंगे अंदर में। इंडियन सिनेरियो में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या रिलेवेंस है ना। रिसेंट मर्जर एंड अमालगमेशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस जो इंडिया में हुए हैं उसका केस स्टडी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे, नेशनल पर्सपेक्टिव पे क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे एमर्ज कर रहा है, सीआर से जुड़ा हुआ जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीआर के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली कंपनी सेक्रेटरीज, उनका क्या रोल है ना, उसके बारे में एग्जैक्टली हम देखेंगे पूरा का पूरा। क्लियर है जी। तो ये सीआर इंट्रो चैप्टर है, और आप सब जानते हैं कि जो इंट्रो चैप्टर होता है उसके अंदर शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती हैं, वही सारी चीजें बाद में चैप्टर के फॉर्म में डिटेल्ड में आती है। तो इसलिए आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले चैप्टर में बहुत कुछ मिलने वाला होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, पर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो शुरू करें फिर, चलिए जी शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो उसको क्या समझाया गया कि क्या होता है। कोई भी कॉर्पोरेट अपने स्ट्रक्चर को क्यों चेंज करना चाहेगी, तो ऑब्जेक्टिव होता है एग्जैक्टली ग्रोथ करना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है एग्जैक्टली ग्रोथ करना, कि उनको ग्रोथ करना है ना। कोई भी एग्जैक्टली ग्रोथ के लिए तो करेगा, कोई भी एग्जैक्टली ग्रोथ के लिए ही तो करेगा ना। ये देखिए आपका अभी ग्रोथ पे आएगा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एग्जैक्टली क्या है, ग्रोथ है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, अब आएगा। तो जल्दी बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होता है एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी क्यों रिस्ट्रक्चरिंग करती है, क्योंकि उसको क्या करना है एग्जैक्टली ग्रोथ करना है ना। अब ग्रोथ का क्या मतलब होता है, मतलब ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ का अगर डेफिनेशन मैं आपसे पूछूं तो आप जरा बताओ क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। तो सर ग्रोथ का सीधा सा मतलब है अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना। क्या लाना, पॉजिटिव चेंज। तो कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि वो अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए, तो इसका मतलब वो ग्रोथ करना चाहती है। अब ग्रोथ करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला, आप ऑर्गेनिक ढंग से ग्रोथ कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक ढंग से ग्रोथ कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए ग्रोथ कितने तरीके के होते हैं। तो ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है, ऑर्गेनिक ढंग से हो सकता है और इनऑर्गेनिक ढंग से हो सकता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो जरा ध्यान से सुनो। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक ढंग से ग्रोथ करना चाहेंगे तो आप अपने इंटरनल सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल सोर्सेस का। इंटरनल सोर्सेस मतलब अपने अंदरूनी चीजों को आप रीअरेंज करते हो, रिस्ट्रक्चर करते हो। जैसे कंपनी अपने कैपिटल को रिस्ट्रक्चर कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रही है, ये सब इंटरनल है। तो अपने इंटरनल रिसोर्सेस को चेंज करके अगर आप ग्रोथ पाना चाहते हैं तो दैट बिकम्स द ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ इज अचीव थ्रू व्हाट, द इंटरनल रिसोर्सेस। हाउएवर अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ तब आप करोगे जब आपने मालूम चला एक्सटर्नल चीजों को चेंज किया। अब एक्सटर्नल चीजों का मतलब जैसे आपने मर्जर किया, तो मर्जर में आप अकेले थोड़ी शामिल हैं, मर्जर करने के लिए एक और कंपनी भी होनी चाहिए। मर्जर मीन्स व्हाट, मर्जर में कम से कम 2 और मोर कंपनीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब भी आप मर्जर करेंगे तो आपको किसी और कंपनी के साथ जाके रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। एक्विजिशन है, एक्विजिशन एंड टेक ओवर को एक ही समझ सकते हैं। टेक ओवर भी क्या आप अपने आप का थोड़ी टेक ओवर करेंगे, टेक ओवर करने के लिए भी एक सामने कंपनी होनी चाहिए या सामने कोई बिजनेस होना चाहिए। तो जब एक्सटर्नल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आप ग्रोथ करते हो तो दैट बिकम्स द इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आप मुझे जल्दी से बताइए, पर मैं आपको बताऊं ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है ये ज्यादा स्पीडी होता है और बड़ा जल्दी में हो जाता है ना। कहते हैं अपने आप को अपने अंदर चेंज लाना, अपने आप को सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता है, लेकिन संगति में अगर अच्छे लोग आ जाएं तो उनको देख देख के हम जल्दी सीख लेते हैं। तो बस आप यही समझ जाओ, अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हो तो आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, और अपने अंदर चेंज लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आसानी से हो नहीं पाता है ना। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आप क्या करते हैं, आप किसी और
कंपनीज का, किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको देख देख के, उसके साथ चल चल के फिर आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो दैट बिकम्स द इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इंटरनल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अगर ग्रोथ किया तो दैट बिकम्स द ऑर्गेनिक ग्रोथ, और एक्सटर्नल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अगर आपने ग्रोथ करना चाहा तो दैट बिकम्स द इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मर्जर, अमलगमेशन, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, दैट ऑल आर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट ऑल आर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। वो सारा का सारा क्या होता है एग्जैक्टली? इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम जो भी पढ़ते हैं दैट ऑल आर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जल्दी जल्दी बताइए, एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर करना सीखना है। क्या करना सीखना है एग्जैक्टली? रीस्ट्रक्चर करना सीखना है। और रीस्ट्रक्चर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रोथ करना चाहते हैं। ग्रोथ के दो रूट हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। अगर आप मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, ये सब का रूट लोगे तो इट्स सिंपली आप इसका मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाह रहे हो। मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत फास्ट ट्रैक होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है जी? तो इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमारा CRVI सब्जेक्ट है, VI को तो छोड़ दीजिए, वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी का पार्ट अलग है, जो मेन CR का पार्ट है ना, CR के पार्ट के अंदर आप मान के चलना कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने वाले हैं। क्लियर है जी? चलो अब आगे देखते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। तो बड़ा आसान है, कोई भी कॉर्पोरेट अपने स्ट्रक्चर को क्या करे? चेंज करे। अपने स्ट्रक्चर को क्या करे? चेंज करे। तो दैट बिकम्स द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो बड़ा आसान है, देखो चलिए, आप सब जानते हैं कि हर कॉर्पोरेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मालूम चला एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, एक कॉर्पोरेट है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर किसी भी चीज का हो सकता है। स्ट्रक्चर आपका कैपिटल का हो सकता है, स्ट्रक्चर आपका किसका हो सकता है? कैपिटल का हो सकता है। स्ट्रक्चर आपका उनका अपना एक बिजनेस का हो सकता है ना। स्ट्रक्चर उनका अपना टेक्नोलॉजी का हो सकता है, है ना। तो स्ट्रक्चर इनका अपना एक HR का, ह्यूमन रिसोर्स का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बहुत तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सारे के सारे स्ट्रक्चर के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो इट बिकम्स व्हाट? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब इंटरनली करोगे तो फिर वो आपका ऑर्गेनिक ढंग होगा, और अगर आप किसी और कंपनी को इन्वॉल्व करके करोगे तो दैट विल बिकम इनऑर्गेनिक। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कुछ नहीं है, जब कॉर्पोरेट अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाए। अब चेंज इसलिए ला रहा है क्योंकि उसको ग्रोथ करना है, मैंने पहले बता दिया। ग्रोथ करने का मतलब उसको अपने लाइफ में एक पॉजिटिव, जो कहते हैं पॉजिटिव क्या होगा, जैसे कोई भी कंपनी क्यों बनाई जाती है, कॉर्पोरेट क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू अचीव मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो अगर खूब प्रॉफिट्स हो रहा है, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो बढ़ रहा है ना, कंपनी का वेल्थ बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का ही वेल्थ बढ़ेगा। वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये सब का सब क्या है एग्जैक्टली? नॉर्मल चेंज है या पॉजिटिव चेंज है? तो पॉजिटिव चेंज बिकम्स व्हाट? ग्रोथ। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, तो CR इज नथिंग, जब भी कोई भी कॉर्पोरेट अपने स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करे, एंड छेड़छाड़ नेगेटिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव को ही ग्रोथ कहते हैं, तो ग्रोथ को अचीव करने के लिए कंपनी अगर अपने स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करती है तो दैट बिकम्स द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आप देखिए यही लिखा हुआ है, देखो आप इसमें देखिए। सबसे पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? उन्होंने लिखा रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब आप अपने स्ट्रक्चर में कुछ नयापन ला रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या ला रहे हैं आप एग्जैक्टली? एक नयापन ला रहे हैं। तो देखो, ये देखो, न्यू, टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर एंड टू रीबिल्ड और रीअरेंज। तो ये सब कुछ की वर्ड्स हैं, आप याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। अब इसके अंदर तो ज्यादातर डेफिनेशंस तरीके की चीजें आती हैं। तो सबसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रिस्ट्रक्चरिंग है। कॉर्पोरेट तो कहने का मतलब कंपनीज के अंदर हो रहा है। तो रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर, टू रीबिल्ड द स्ट्रक्चर, टू रीअरेंज द स्ट्रक्चर, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? टू इन ऑर्डर टू अचीव द स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सबको मालूम है कि गोल क्या होता है भाई? प्रॉफिट कमाना। गोल क्या होता है एग्जैक्टली? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट।
टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो कोई भी कॉर्पोरेट अगर अपने स्ट्रक्चर को, है ना, नयापन दे, रीबिल्ड करे, रीअरेंज करे टू अचीव देयर स्ट्रैटेजिक गोल, एंड स्ट्रैटेजिक गोल इज ओनली व्हाट, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होगा, हाँ, पर प्रॉफिट मैंने बताया था हमेशा अच्छे ढंग से, है ना, ये इलीगल मीन से नहीं तो मालूम चला कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा, वो हमारा पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड है, एक्चुअली पार्ट थर्ड है। तो इसलिए अगर ईमानदारी ढंग से आप ग्रोथ करना चाहते हो, और ग्रोथ करने में लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रहा आजकल, तो आप फिर उस केस में रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज के अंदर किया तो वो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किया तो वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको मिलेगा। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ मैं बार बार बोल रहा हूं, वो ज्यादा स्पीड होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आइए देखिए, बार बार यही लिख रहा है, हर कंपनी अपने अंदर रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए करती है क्योंकि वो अपने अंदर चेंज लाना चाहती है। चेंज क्यों लाना चाहती है? फॉर द बेटर, फॉर द बेटर। और एक्चुअली रिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है कि आप अपने बिजनेस को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, है ना, सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो मैं बोल रहा हूं वही बार बार लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डेफिनेशन है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, जो बुक में है वही मैं पढ़ा रहा हूं, बुक से आगे इधर उधर कुछ भी नहीं। अब ये प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको मिल रहा है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीधा तो क्वेश्चन वो पूछने से रहे, घुमा घुमा के पूछेंगे, है ना। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन अगर ऐसे तो जो ऊपर मैंने बताया वो भी है, लेकिन ये लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, तो इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा हुआ भाई? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। क्या लगता है आपको, मतलब जो सीआर है, अब मैं सीआर बोलूंगा आप समझ जाएंगे, सीआर मीन्स व्हाट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना। क्या लगता है आपको, मतलब ये छोटा मोटा प्रोसेस है या इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है? ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, और खासकर इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है, मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, तो ये कोई छोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है। मर्जर के अंदर तो आपको मालूम है, दो से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व है, उसमें से जो कंपनी मर्जिंग है और जो मर्ज्ड है उसमें से तो एक कंपनी मर जाएगी, है ना। जो एक कंपनी मर जाएगी, बताओ इससे बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग क्या हो सकता है कि एक कंपनी का वाइंडिंग अप ही हो जा रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है, फिर वही टू अचीव देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है, उस प्रॉफिट को कमा कमा के लॉन्ग टर्म में नंबर 1 बनना है, मार्केट लीडर बनना है, पहले नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और भी बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफाई करना है। ऐसे तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पर सबसे जरूरी है कि कंपनी को काफी प्रॉफिट हो, उसी प्रॉफिट से कंपनी डाइवर्सिफाई करती है और भी बिजनेस में घुसती है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार वही लिख रहा है कि हर कंपनी अपने बिजनेस को या अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जब क्या करती है, छेड़ती है, सो एज टू मेक इट ऑपरेटिव मोर इफेक्टिवली, तो हम कहते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। बार बार फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जहां जहां मैं टिक लगाऊं, याद रखिएगा, वो सारा का सारा क्या है एग्जैक्टली, आपका वो सारा का सारा आपका कीवर्ड है, और इसलिए कीवर्ड पर आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आपको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट को जब तक थोड़ा कोई सेक्शन वैक्शन ना दिखाई दे, है ना, कोई एक्ट वैक्ट ना ध्यान दिखाई दे, तब तक वो बेचारा परेशान रहता है। बाकी तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कहाँ से सेक्शन वैक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन चलिए आपकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कि भारत के अंदर कभी भी अगर कॉर्पोरेट अपने अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करे तो सबसे पहले लगता है कंपनीज एक्ट। ये तो आप जानते ही हैं। तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले लगेगा, और कंपनीज एक्ट, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एग्जीक्यूटिव में आपने पूरा कंपनी लॉ पढ़ लिया, पर ऐसा नहीं है, है ना। कंपनी लॉ का एक पार्ट आपने, सच पूछो तो उसका मात्र एक छोटा सा इंट्रो देखा था, पूरा तो पढ़ा ही नहीं था, और वो पार्ट का नाम है चैप्टर नंबर 15। तो कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर आप जाएंगे तो सेक्शन 230 से 240 सब मिला के 11 सेक्शन हो गए। अगर 230 और 240 को अगर बोथ इंक्लूसिव गिनोगे तो क्या बनेगा आपका, 11 सेक्शन ही तो बनेगा। तो ये जो 11 सेक्शन हैं, ये कंप्लीट कोड है जिसके थ्रू कंपनी आराम से कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, मर्जर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अपना टेक ओवर ये सब हो सकता है। तो ये 11 सेक्शन ही है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये 11 सेक्शन पे
ये मतलब 40 मार्क्स का पूरा एक पार्ट है आईसीएसआई के मॉड्यूल में, है ना। आपको लगता है एक्चुअली आपको इतना तो खैर मालूम है, एग्जीक्यूटिव पास करके आए हो, इतने टफ रिजल्ट में एग्जीक्यूटिव पास होके आए हो तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है वो, है ना। इतना तो आपको पता ही है कि वो सेक्शन 11 हैं और हर सेक्शन पे रूल्स होंगे। सेक्शन होगा 1.5 पेज का या 1 पेज का, रूल होगा 10 पेज का, तो आप समझ लो। और एक बात बताता हूं, ये तो सिर्फ कंपनीज एक्ट, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कंपनीज एक्ट से काम चल जाएगा क्या? और भी जो एलीड लॉज हैं वो भी तो लगेंगे। कंपटीशन एक्ट है, वहां पे हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट है, मर्जर अमलगमेशन करते हुए बहुत बार प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है। इंडियन स्टैंप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट बता ही दिया। आपका एग्जैक्टली आईबीसी भी बहुत बार, अगर कोई कंपनी सिक कंपनी है उसका मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा तो आईबीसी लगता हुआ भी नजर आ जाता है ना। तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ लॉज विच इज अट्रैक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो वो पूरा ही आपको पढ़ाया जाता है इस 40 मार्क्स में। मतलब आप देखना, अभी तो आपको मैंने सिर्फ चैप्टर 1 का नोट्स दिया ना, नहीं भी तो 15 के आसपास या 15 से ज्यादा ही चैप्टर आपको मिलेगा ओनली ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें सोचिए टेक ओवर मतलब चैप्टर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, उसको मैं एक चैप्टर गिन रहा हूं। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, ये पूरा का पूरा 40 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ही समझिए आप इसको। क्लियर है जी? तो जल्दी जल्दी अब शॉर्ट में, ऐसे तो मैं अगला चैप्टर ही आप टेक ओवर लूंगा, टेक ओवर के बाद जब मर्जर स्टार्ट करूंगा तो मर्जर के ऊपर ही 14-15 चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर तो एक एक सेक्शन का कहते हैं ना बाल का खाल निकालने वाली कहानी हो जाएगी हमारी, है ना। तो लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं तो बताइए, कभी भी अगर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना, तो बताइए कौन सा एक्ट सबसे पहले अट्रैक्ट होगा और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा? कहा सर कॉर्पोरेट की बात करो तो कंपनीज एक्ट ही लगेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज द मेन लॉ विच गेट अट्रैक्टेड वेर एवर द कॉर्पोरेट इज गोइंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर है जी? कंपनीज एक्ट का क्या सारा सेक्शन लग जाएगा, चैप्टर नंबर 15 ओनली। तो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 के अंदर कितने सेक्शन है? 230 से 240। तो चलो एक बार मेरे साथ जल्दी बोलो, सीआर हो रहा है, सीआर का मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। सबसे पहले बताइए कौन सा चैप्टर अट्रैक्ट हो रहा है? तो चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और जिसके अंदर सेक्शन कितने हैं? 230 से 240, सब मिला के कितने सेक्शन हो गए? 11। और मैं बार बार बोल रहा हूं 11 सेक्शन रीड विद द रूल्स हैं, रीड विद द रूल्स हैं, है ना। बाकी अभी मत घबराइएगा, अगला चैप्टर सब आने दो, उसके अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये चैप्टर नंबर 1 है, हल्का सा शॉर्ट में बता दिया है। कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 15 सेक्शन 230 से 240 याद रहेगा। चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल चीजों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करती है? तो अपने फर्म के एक्टिविटीज को, है ना, रीडायरेक्शन देना। हो सकता है कंपनी जो चलाई जा रही हो, कंपनी अपने जो कंपनी ने सोचा था कि हम इस तरीके से चलेंगे, ये पाथ होगा हमारा, ये डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन से कंपनी थोड़ी भटक गई हो, तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है और उसको वापस उस पाथ पे लाया जा रहा है, उस डायरेक्शन में लाया जा रहा है जो डायरेक्शन सोच के वो कंपनी बनाई गई थी। अगला, बहुत बार कंपनीज इस वजह से भी करती है कि मालूम चला एक बिजनेस में बहुत पैसा है, उसी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दो, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है रिलायंस का। आप सबको मालूम होगा जब ये रिलायंस जियो आया, और रिलायंस जियो आके पूरा का पूरा तमाशा मचा गया पूरे देश में, और आते ही टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गया, है ना। तो जियो का तो नाम ही खुद जियो, बाकी दूसरे को जीने मत दो, ऐसी हालत हो गई जियो की। जियो के आने के बाद आप सबको मालूम है क्या हुआ, एक किसी तरीके से बेचारा भारतीय एयरटेल उसके सामने टिका हुआ है, वोडाफोन और आइडिया दोनों आपस में मर्ज होके वी बन गया, है ना, वी बन गया। तो वी बनने के बाद वो किसी तरीके से वो लोग बेचारे चल रहे हैं, और आपका वोडाफोन आइडिया वी ही बन गया, एयरटेल है, और आपका एग्जैक्टली जियो है। तो जियो के पास आपको मालूम होगा जब जियो आया था तो 2 साल तक तो लगभग उन्होंने फ्री कर दिया था फोन को। तो कहां से फ्री कर दिया था? तो उनके एक्चुअली रिलायंस जो ग्रुप है उसके जो बाकी और कंपनीज हैं उनके पास काफी पैसा है, तो वही पैसा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको? रिलायंस जियो को। और उसी पैसे से वो जो शुरुआत के 2 साल में जब इन्होंने फ्री किया होगा तो इनको लॉस हुआ होगा, उस लॉस को उन्होंने कंपनसेट कर लिया। लेकिन वो 2 साल के फ्री के चक्कर में जो दूसरे टेलीकॉम कंपनीज के कस्टमर्स थे वो सारे के सारे जल्दी से
जियो में शिफ्ट हो गए, और एक बार जियो में शिफ्ट हो गए, जियो ने सस्ते की आदत लगा दी, और उसी आदत, बस वो आदत से लोग मजबूर हो गए। अब जियो के अंदर जो लोग गए, अब जियो के अंदर ही है, वो वापस एयरटेल या वी में बहुत ज़्यादा लोग गए नहीं। तो मतलब 2 साल के अंदर उन्होंने इतना कस्टमर बना लिया, जितना कस्टमर अगर धीरे 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 अगर वो फ्री ना 2 साल तक करते तो शायद होने वाला नहीं था, है कि नहीं। तो बहुत बार जो कंपनीज हैं वो अब रिस्ट्रक्चर करती है पूरा का पूरा, और क्या करती है, अपने एक बिजनेस से पैसा उठा के उसको ट्रांसफर कर देती है दूसरे बिजनेस में, और दूसरे बिजनेस को भी वो प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करती है। अगला अगला देखिए, अगला क्या है एग्जैक्ट। अब देखिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए जी, सी पॉइंट। सी पॉइंट में इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। अब देखो ये क्या होता है एग्जैक्टली, इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है। देखिए रिलायंस जियो को ही देखिए आप, रिलायंस जियो ने सब जो उसका डेटा है ना, जो इंटरनेट है, इंटरनेट उन्होंने काफी सस्ता किया हुआ है। अब देखिए इंटरनेट के चक्कर में लोग उनका सिम ले लेते हैं और उसी का सिम अपने फ़ोन में रखते हैं कि इनका इंटरनेट लगभग हर जगह चल जाता है। तो देखिए सबको मालूम था एग्जैक्टली कि जो फ़ोन रखेगा फ़ोन में इंटरनेट आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप इंटरनेट अच्छा देंगे तो लोग आपका वो टेलीकॉम सर्विस भी आप ही से लेंगे, जो फ़ोन करने वाला सर्विस उसको टेलीकॉम सर्विस बोलेंगे। तो टेलीकॉम सर्विस और इंटरनेट सर्विस, इन दोनों को जोड़ के इन लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया। और देखिए एक इंटरनेट के चक्कर में इनका टेलीकॉम भी बिक जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी बहुत बार होता है कि लोग इसी ढंग से करते हैं, है ना। अब देखिए, अब जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब सिर्फ एक बात याद रखना, सिर्फ ये मर्जर एंड अमलगमेशन ही नहीं होता है और ये टेक ओवर ही नहीं होता है, इसके अंदर अलाइंसेस भी होते हैं, फ्रेंचाइजिंग भी होती है, जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं। अब आप देखिएगा ये जितने भी पिज्जा वाली कंपनीज हैं, वो पिज्जा वाली कंपनीज में देखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स बहुत बिकते हैं। जो पिज्जा खाने के बाद गला सूखता ही है इंसान का, गला सूखने के बाद उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी ने ये सारे के सारे जो पिज्जा का रेस्टोरेंट चलाते हैं उन सबों के साथ आपस में अलायंस किया हुआ है। अब अलायंस में उनको मालूम है कि पिज्जा खाने के बाद लोगों को कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगा, तो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी उस पिज्जा वाली कंपनी के साथ क्या कर लेती है, ज्वाइंट वेंचर कर लेती है, अलायंस कर लेती है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का मतलब सिर्फ मर्जर अमलगमेशन सब नहीं, इसी के अंदर फ्रेंचाइजिंग भी आता है, अलायंसेस भी आता है, ज्वाइंट वेंचर भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, हम पढ़ेंगे ना। आइए अगला, रिस्क रिडक्शन। आप देखिए इसमें मर्जर एंड अमलगमेशन करके आप किसी और कंपनी को भी अपने साथ ले लेते हैं। तो पहले आप अकेले थे, अब किसी और को भी आप अपने अंदर मर्ज कर लिए, तो अब 2 लोगों की ताकत लगती है। 2 लोगों की ताकत में प्रॉफिट भी दुगुना बहुत बार होता है, और बहुत बार अगर लॉस भी हुआ तो 2 लोग अब हैं तो 2 लोग आपस में रिस्क को भी शेयर कर लेते हैं। तो थोड़ा रिस्क शेयरिंग भी हो जाता है, रिस्क रिडक्शन भी हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज। अब इसके अंदर तो ज्यादातर लोग डी मर्जर करते हैं। डी मर्जर का मतलब हो सकता है कि एक कंपनी है 4 बिजनेस कर रही है, मालूम चला एक कंपनी है और वो 4 बिजनेस कर रही है। चलिए 4 बिजनेस को छोड़ के 2 बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मालूम चला वो कंपनी L&T है। अब L&T कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस भी कर रही है और सीमेंट बिजनेस भी कर रही है। अब उसको ऐसा लगा कि हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है वो हमारा एग्जैक्टली इंजीनियरिंग है। कोर कॉम्पिटेंसी है वो क्या है, इंजीनियरिंग है। तो उन्होंने क्या किया, L&T कंपनी को डी मर्ज करके 2 कंपनी बना दिया, L&T इंजीनियरिंग और L&T सीमेंट। और L&T सीमेंट को बेच दिया दूसरे कंपनी को, है ना। तो अब देखिए उन्होंने अपने इंजीनियरिंग बिजनेस जो उनका कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर कंसंट्रेट करने के लिए L&T जो मेन ग्रुप थी, मेन ग्रुप को 2 पार्ट में बांट दिया, इंजीनियरिंग को अलग कर दिया, सीमेंट को अलग कर दिया। अब बाद में सीमेंट वाले बिजनेस को अलग कर दिया, और अलग करते करते उन्होंने सीमेंट बिजनेस दूसरे को ही बेच दिया, अंबुजा सीमेंट या जो भी है वो उसको बेच दिया, वो उसका हो गया। अब ये L&T सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रही है, दैट इज इंजीनियरिंग, जो उनका कोर कॉम्पिटेंसी है। अब देखिए ये सब कैसे हासिल हुआ, डी मर्जर से हासिल हुआ। अब डी मर्जर इज व्हाट, डी मर्जर इज व्हाट, तो डी मर्जर इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही तो तरीका है ना। तो मर्जर, डी मर्जर, अलाइंसेस, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, ये सब क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करके कंपनीज आपका एग्जैक्टली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर रही है, अचीव कर रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ऐसे तो ये सब सारा का सारा थ्योरेटिकल है, अभी और पढ़ते हैं, सब आपको देखने में एक जैसा ही लगेगा, है ना। तो क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलिए आप,
क्या लगता है आपको एग्जैक्टली कि व्हाट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी क्या क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है? तो बहुत सारे एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए सीआर का स्कोप फिर से वही दो, मतलब अभी चीजें रिपीट होती हुई नजर आएंगी आपको, एक जैसा ही सब कुछ लगेगा, है ना। पहला कि भाई हम कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो इनहैंसिंग इकोनॉमी है ये क्या चीज होता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। इनहैंसिंग इकोनॉमी कैसे होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? अब अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक जगह लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको टिक लगा लीजिएगा आप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और उसके बाद यहां पर देखो लिखा हुआ है लार्जर टू रेज लार्जर फंड एट अ लोअर कॉस्ट। अब ये दोनों बताता हूं क्या है इसका मतलब, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले मान लो कि एक कंपनी है और उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, मान लीजिए अभी अकेले ये बैंक चल रहा है, बाद में इन्होंने अपने अंदर मर्ज कर लिया आईएनजी वेस्ट बैंक को। आपने नाम सुना होगा, आईएनजी वेस्ट बैंक एक चलता था, आईएनजी बैंक है ना, आईएनजी वेस्ट बैंक। इसको इन्होंने अपने अंदर मर्ज कर लिया, मर्ज करके अब ये सिर्फ क्या रह गया, कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखो ये मर्जर से क्या फायदा होगा, सो देखो आप, ये मर्जर क्या है, इट इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब देख लीजिए, मान लीजिए पहले कोटक महिंद्रा बैंक के 1 लाख आपके कस्टमर थे, तो ये 1 लाख पासबुक छपवाता होगा। और आईएनजी वेस्ट बैंक के पास मान लीजिए 25,000 कस्टमर थे, तो आईएनजी वेस्ट बैंक अपना अलग से पासबुक छपवाता होगा 25,000 पासबुक, और कोटक महिंद्रा बैंक अपना अलग 1 लाख पासबुक छपवाता होगा। लेकिन अब ये दोनों के मर्जर के बाद अब ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, अब आईएनजी वेस्ट बैंक का जो कस्टमर है वो भी कोटक महिंद्रा बैंक को मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक बार में अब कोटक महिंद्रा बैंक 1,25,000 पासबुक छापने का ऑर्डर देगा। तो 1,25,000, पहले 1 लाख अब 1,25,000। तो इसका मतलब आपने डिमांड बढ़ाया, क्या बढ़ाया एग्जैक्टली, डिमांड का स्केल बढ़ाया। और आपको मालूम होगा जब आप डिमांड का स्केल बढ़ाएंगे तो थोक भाव में आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, और डिस्काउंट ज्यादा मिलना बचत हुआ, और बचत से क्या बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। इसी को तो बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि मात्र पासबुक छपवाने वाली बात को लेके, क्या पासबुक छपवाने वाले में ही चीजें कॉन्सोलिडेट हुई होंगी या हर एस्पेक्ट में चीजें कॉन्सोलिडेट हुई होंगी? हर एस्पेक्ट में चीजें कॉन्सोलिडेट हुई होंगी। और देखो सीधी सी बात है, इन दोनों ने आपस में मर्जर किया है, तो 1 लाख प्लस 25,000 होने के लिए थोड़ी, है ना। अब इन दोनों का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम दोनों साथ में आएंगे तो कम से कम 1.5 लाख कस्टमर बनाएंगे, तो 1.5 लाख पासबुक का ऑर्डर जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं जो आपस में अब क्या हो जाएंगे एग्जैक्टली, शेयर हो जाएंगे, आपस में शेयर हो जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक को बना बनाया हुआ ब्रांच मिल जाएगा, उसको फिर से शुरू से ब्रांच नहीं बनाना पड़ेगा, बने बनाए हुए कस्टमर्स मिल जाएंगे, उनको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब ये सारे फायदे से क्या होगा, अब देखो यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने से क्या हुआ, बचत हुआ, बचत इन टोटल क्या बनेगा, प्रॉफिट ही तो बनेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, है कि नहीं, ये है। और सुनिए दूसरा, आज मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक अलग है, और अगर इसको पब्लिक इशू लाना हुआ तो ये अपना पब्लिक इशू लाएगा। मतलब यहां लिख देता हूं, देखो अगर मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक अभी अलग है और इसको अपना पब्लिक इशू लाना है, तो अपना पब्लिक इशू लाने के लिए इसको अलग से पब्लिक इशू लाना पड़ेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक अपना अलग से पब्लिक इशू ला रहा है। अब पब्लिक इशू का जो खर्चा है उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। आईएनजी बैंक अपना अलग से पब्लिक इशू ला रहा है, तो ये भी अपना अलग से सारा पब्लिक इशू का खर्चा कर रहा है। और अलग अलग पब्लिक इशू का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ने वाला, अलग अलग मर्चेंट बैंकर होंगे, अलग अलग एडवर्टीजमेंट होगा, अलग अलग सब कुछ होगा। अब ये दोनों मिलके एक ही बन गया कोटक महिंद्रा बैंक। अब एक ही बार पब्लिक इशू आएगा, तो देखिए एक ही बार पब्लिक इशू आएगा उतना ही फायदा नहीं है कि बहुत सारा फ्लोटेशन कॉस्ट इनका बच जाएगा, एक ही बार एडवर्टीजमेंट होगा, एक ही मर्चेंट बैंकर होगा, बहुत सारा चीज है, एक ही बार फाइलिंग्स होंगी, एक ही बार अप्रूवल्स होगा, सब कुछ एक बार ही होगा, एक ही बार में दोनों का काम हो जाएगा, वो तो है ही। ऊपर से जब ये दोनों मिल जाएगा तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट से फंड उठाना आसान होता है। तो जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा मर्जर्स की वजह से,
है कि नहीं। तो मर्जर की वजह से तो देखो यहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टू रेज लार्जर फंड एट अ लोअर कॉस्ट, और उसके बाद जब पैसा ज्यादा मिलेगा इन लोग को तो हर लेवल पे ये लोग बढ़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, एक कहते हैं एक वर्ड होता है सिनर्जी। एक वर्ड क्या होता है एग्जैक्टली? सिनर्जी। सिनर्जी में क्या होता है कि आपको लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक और आईएनजी वेस्ट बैंक दोनों आपस में मर्ज हो गया है ना, तो 1 लाख पहले से कस्टमर कोटक के पास, आईएनजी वेस्ट बैंक के पास 25,000, तो 1,25 होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक साथ होंगे तो वो सिर्फ उतना ही एडिशन नहीं होगा जितना उनका इंडिविजुअल है, कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इन लोग के माइंड में रहता है ना। अब मैं बताता हूँ सिनर्जी क्या होता है, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं, बचपन से पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, पर सिनर्जी में ऐसे होता है, अगर कोई 2 + 2 आपस में हो रहा है तो 4 बनने के लिए नहीं, वो 5 बनने के लिए, वो 6 बनने के लिए, वो 7 बनने के लिए। एक कंबाइंड इफेक्ट भी होता है। कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बात बताइए, अगर 2 को 2 + 2 4 ही होना है तो दोनों अकेला अकेला चलता तो भी काम चल जाता। दोनों साथ में इस वजह से आए हैं कि क्या हो एग्जैक्टली 2 + 2 5 होने चाहिए, 2 + 2 6 होने चाहिए, 2 + 2 7 होना चाहिए। तो 4 तो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल ही रहना है तो फिर इन लोगों ने इतना बड़ा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया, है ना। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, 2 + 2 होने के बाद वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव इन लोगों का होता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, आपका मर्जर, अमालगमेशन, ये सब करते हैं, है ना। 2 + 2 4 नहीं बनना है इनको, 2 + 2 5 6 7 ऐसे इन लोग को बनना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं सिनर्जी। तो सिनर्जी का भी फायदा होता है, जब वो लोग आपस में मिल के बिजनेस करेंगे तो फिर हर एस्पेक्ट, हर चीज में वो आगे बढ़ेंगे। और उस केस में हो सकता है कि 2 + 2 4 ना रहे, 2 + 2 आपका 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही उनका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है जी। अब और भी कुछ थ्योरेटिकल चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा मिलेंगी। अब आपको दिखाता हूं, फिर से देखो यही सब लिखा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या नीड है ना, क्यों कंपनीज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करती है ना, क्या नीड है। तो अच्छा, कुछ चीजें अभी आप लोग जो पढ़ रहे होंगे तो सब एक जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि देखो ये तो थ्योरेटिकल है, नीड, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये सब सुनने में एक जैसा ही लगता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। आइए, सबसे पहले पढ़ाई दिया था, कंपनी अपने कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करने के लिए बहुत बार डीमर्जर करती है ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी बता दिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा लेना चाहती है अपने कॉम्पिटिटर के साथ, है ना, कंपटीशन में रहने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वोडाफोन प्लस आइडिया, वोडाफोन प्लस आइडिया = V, वोडाफोन प्लस आइडिया = V। आप बताइए क्या लगता है आपको कि अगर अकेले रहता सब कुछ, 1 सेकेंड, अगर अकेले रहता, अगर एग्जैक्टली वोडाफोन अकेले रहता या आइडिया अकेले रहता, तो क्या लगता है आपको वो जियो कंपटीशन दे सकता था? जिस हिसाब से जियो ने इतना भयंकर कंपटीशन किया कि लग रहा था उस आंधी में बहुत सारी कंपनीज मारी भी गई। MTNL का हालत खराबी हो गया, BSNL का हालत खराबी हो गया, एयरसेल एक चलता था उसका हालत खराबी हो गया, है ना। यूनिनॉर चलता था, टेलीनॉर, वो भी खत्म ही हो गया। एस्टेल भी एक बीच में आया था, वो भी खत्म ही हो गया। तो बहुत सारी कंपनीज तो खत्म हो गई, और वोडाफोन आइडिया को लगने लगा कि हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो इन लोगों ने आपस में क्या कर लिया, एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसके अंदर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मर्जर, और मर्जर करके वोडाफोन प्लस आइडिया बिकम्स V, और अभी भी कंपटीशन में है वोडाफोन आइडिया, अभी भी कंपटीशन में है, और काफी अच्छे से कंपटीशन दे रहा है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत बार कंपटीशन में रहने के लिए भी लोग आपस में क्या कर लेते हैं, मर्जर एंड अमलगमेशन कर लेते हैं। आइए अगला, फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, जैसे कोई कंपनी है उसकी हालत बहुत खराब है तो उसका मर्जर किसी और के साथ करा दो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एयर इंडिया प्लस टाटा। टाटा ने एयर इंडिया को अपने अंदर क्या कर लिया एग्जैक्टली, मर्ज कर लिया। पहले उन्होंने खरीद के उसके बाद मर्ज कर लिया। और अगर आपको मालूम हो तो अभी जो विस्तारा एयरलाइन है, विस्तारा भी अगर आपको मालूम हो तो टाटा का ही जॉइंट वेंचर है।
तो अब एयर इंडिया को विस्तारा में मर्ज किया जा रहा है। तो पहले टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो वो था टेक ओवर, और खरीदने के बाद अब वो लोग उसको विस्तारा एयरलाइन में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, जिससे कि एयर इंडिया जो सिक यूनिट बन चुका था, हालत बहुत खराब थी एयर इंडिया की, कम से कम उसका रिवाइवल हो जाए, रिहेबिलिटेशन हो जाए, है ना। चलिए उसके बाद और क्या फायदा हो सकता है, तो और फायदा हो सकता है क्या क्या भाई आगे देखते हैं। बहुत बार कंपनी क्या करती है, अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर को अपने अंदर क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है, जिससे कि उसको रॉ मटेरियल के सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी कंपनी के जितने भी कार्स होते हैं उसमें जो स्टीयरिंग लगता है वो एक कंपनी है उसकी, सोना कोयो। अब सोना कोयो कंपनी से वो स्टीयरिंग बनवाते हैं। मालूम चला सोना कोयो ने थोड़ा सा स्टीयरिंग बनाने में लेट कर दिया, स्टीयरिंग बनाने में दिक्कत करने लगा, या थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन बिगड़ रहे हैं, तो भाई मारुति सुजुकी तो बड़ी कंपनी है, वो क्या करेगी, सीधा सोना कोयो को अपना टेक ओवर कर लेगी, या सोना कोयो को अपने अंदर मर्ज कर लेगी। अब उसको आराम से क्या होगा, रॉ मटेरियल का सप्लाई होता रहेगा, कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। बहुत बार मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो, इस वजह से भी कंपनीज आपस में क्या कर लेती हैं, मर्जर एंड अमलगमेशन। जैसे बहुत सारे कंपनी के पास पैसे नहीं होते पर मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज अच्छी होती हैं, तो जिनकी मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज अच्छी हैं वो अच्छे पैसे वाली कंपनी के साथ जाके क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज कितनी भी अच्छी हो, पैसा रहेगा तभी तो उसका काम होगा। बहुत सारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मालूम चला उनके पास पैसे होते नहीं है। अब पैसे होते नहीं है तो फिर बात बन नहीं पाती है। आइए अगला, बहुत बार कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, उसको मैं बताऊंगा आगे आपको। मर्जर एंड अमलगमेशन एक टैक्स एस्पेक्ट नाम का भी एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनका जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको ये लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसको फायदा हो जाता है। तो बहुत बार टैक्स एडवांटेज लेने के लिए भी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी को अपने अंदर क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है। ठीक है जी। अब आइए अगला, टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। आपने देखा होगा आजकल खूब ज्वाइंट वेंचर चलते हैं, जिसमें से एक इंडियन कंपनी होती है और एक आपका मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना। उससे क्या होता है कि बाहर इंडिया वाले को ये फायदा हो जाता है कि उनका रिच इंडिया के बाहर हो जाता है, और बाहर वाली कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि उनका एंट्री इंडिया के अंदर हो जाता है कि नहीं। अब देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्टारबक कॉफी का नाम सुना होगा, तो स्टारबक ने टाटा के साथ अलायंस किया हुआ है, जिससे कि इंडिया के अंदर जो उनको स्टारबक का जितना भी रेस्टोरेंट का और ये सब का जो कॉफ़ी चेन चलाना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे कौन उसको मैनेजर दिखा, तो मैनेजर दिखा भाई टाटा, कि टाटा का इंडिया में काफ़ी पकड़ है, तो उन्होंने टाटा के साथ अलायंस कर लिया। अब इंडिया के अंदर जितने भी स्टारबक्स कॉफ़ी में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें प्रॉफिट्स टाटा को भी मिलता है और स्टारबक्स को भी मिलता है ना। तो अलायंसेस, ये मत समझना कि आप मर्जर मतलब सिर्फ मर्जर एंड अमलगमेशन ही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत तरीके से हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एन एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए दोनों को फायदा होगा। एबीसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट के मामले में बेचारे दुखी हैं। पैसा बहुत है पर उस पैसे का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट में होना है, पर उनको कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं है। दूसरी तरफ XYZ लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है। अगर ये दोनों कंपनी का आपस में मर्जर अमलगमेशन हो जाए तो एबीसी लिमिटेड का पैसा इस्तेमाल कर लेगा XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड के जितने प्रोजेक्ट हैं वो मिल जाएंगे किसको, एबीसी लिमिटेड को। तो दोनों का ही फायदा हो जाएगा, दोनों ही प्रॉफिट में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए मर्जर एंड अमलगमेशन यहां पर जो होगा, देखो यहां पर लिखा नहीं इन्होंने कौन सा टूल इस्तेमाल किया एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, मर्जर करके देखिए दोनों को फायदा होगा। देखो लिखा म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑप्शन, और दोनों को फायदा मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना सिनर्जी का मतलब ये कि बस ये प्रोजेक्ट और पैसा यही नहीं, जब दोनों साथ आएंगे तो और भी नए नए प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट होंगे, और भी नए नए फायदे वो कमाना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं। तो ये देखिए ये सारे फायदे होते हैं किसके, एग्जैक्टली आपके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के।
तो एक कंपनी के पास एक चीज है, दूसरी चीज की कमी है, दूसरे कंपनी के पास दूसरी चीज है, पहले चीज की कमी है, तो वो लोग आपस में मर्ज करके आपस में फायदा ले सकते हैं। ठीक है जी। अब आ रहा है आपका अगला, टूल्स या मोड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कोई भी कंपनी सीआर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कितने टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है टू रिस्ट्रक्चर द कॉर्पोरेट। तो देखिए इसमें तो खैर सबसे बड़ा नाम अमलगमेशन का है, फिर आपका मर्जर डीमर्जर है, मर्जर डीमर्जर, बायबैक है, स्लम सेल है, एक्विजिशन है, आपका एग्जैक्टली स्लम सेल है, एक्विजिशन है, जॉइंट वेंचर है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है, फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग को अलग से लिख लीजिएगा। तो अगर गिनती में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब मिला के 9 है। अब 9 में मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें मैं आपको कौन कौन सा पढ़ाऊंगा। देखिए अमलगमेशन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कारण है अमलगमेशन के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। मर्जर डीमर्जर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। बायबैक के ऊपर अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा। स्लम सेल में आपको डीमर्जर में पढ़ाऊंगा। एक्विजिशन टेक ओवर चैप्टर है ना। बाकी जो जॉइंट वेंचर है, डिसइन्वेस्टमेंट है, अलायंसेस है, फ्रेंचाइजी है, ये 4 मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये 4 मैं आपको बता देता हूं अभी। बाकी तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको, अलग अलग चैप्टर्स हैं उसके ऊपर, तो हम वहां पर देखेंगे। अब देखिए आप देखेंगे तो मैंने वही किया है। देखो सबसे पहले ये देखो जॉइंट वेंचर पढ़ा रहा हूँ, तो जॉइंट वेंचर के अंदर देखेंगे तो ये देखिए विस्तारा एयरलाइन के बारे में पढ़ाया है, टाटा स्टारबक्स कॉफ़ी के बारे में पढ़ाया है। उसके अलायंस स्कीम में देखिए आप जेट एयरवेज, एतिहाद एयरवेज है, एतिहाद। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, वोडाफोन, एम पैसा, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपका फ्रेंचाइजिंग में देखिए इन सब का बहुत नाम है, मैकडोनल्ड्स का नाम है, केएफसी है, ये सब के बारे में पूरा, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा फ्रेंचाइजिंग के बारे में। फ्रेंचाइजिंग के बाद आपको पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली डिसइन्वेस्टमेंट भी है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। खूब सुना होगा आप लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एलआईसी के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसका पब्लिक इशू आया, तो बहुत बार डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको डाइवेस्टीचर पढ़ाऊंगा कि डाइवेस्टीचर क्या होता है एग्जैक्टली। ये डीमर्जर जैसा ही होता है ना, पर उसमें और डाइवेस्टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास में तो एग्जैक्टली इंट्रो होता है, तो इंट्रो के हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे आपको भी आदत बनेगी पढ़ाई की, है ना। ये देखिए डाइवेस्टीचर, इसके अंदर यही हो रहा है। उसके बाद अगली क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मतलब आने वाली क्लासेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, पर इसको अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की है मैंने कि पढ़ाई करते वक्त आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए रिसेंट मर्जर एंड एक्विजिशन में देखिए यहाँ पे टाटा एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस के बारे में पूरा का पूरा आपको केस पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आप आगे नोट्स देखे होंगे तो इसमें एग्जैक्टली अडानी और एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी एनडीटीवी का टेक ओवर उन्होंने किया, उसके बारे में। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, जो वी बना। फ्लिपकार्ट ने ईबे को अक्वायर किया, इंडियन, मतलब जो ईबे का इंडियन बिजनेस था उसको अक्वायर किया, उसके बारे में बताऊंगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से एग्जैक्टली, टूल। ये अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को कहाँ से पढ़ना है अगली क्लास में, हम लोग को अगली क्लास में पढ़ना है ये, है ना, टूल्स एंड मोड्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ऐसे तो सब मिला के कितना दिया हुआ है एग्जैक्टली 9 दिया हुआ है, पर 9 में से हम 4 पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी 5 के ऊपर अलग चैप्टर्स ही हैं, है ना। तो 4 नहीं, 4 से ज़्यादा, हाँ 4। जॉइंट वेंचर है, अलाइंसेस है, डिसइन्वेस्टमेंट है, फ्रेंचाइजिंग है, डाइवेस्टीचर है, तो लगभग मैं आपको 5 पढ़ाऊँगा, 5 आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी अमलगमेशन, मर्जर डीमर्जर, बायबैक, स्लम सेल, एक्विजिशन, इन सब के ऊपर अलग से चैप्टर है। ठीक है जी। तो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये पहली क्लास कम से कम शुरुआत हुई है, तो अंत तक सबसे बढ़िया ही जाएगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा आपको कोर्स मेरा लंबा लग सकता है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता चलूंगा और आपको बहुत मजा आएगा, है ना। बाकी मैं बता देता हूं, आपको CSNKJ CS क्लासेस ऐप
पे आपको CRBI का प्रोडक्ट मिल जाएगा, वहीं पे वीडियोस भी हैं और वहीं पर एग्जैक्टली नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने नोट्स के बारे में बताया है, चूंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से ये पहला बैच है, तो पहले बैच में नोट्स आपको चैप्टर वाइज ही मिलेंगे और एक बार जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप चाहें तो एक पूरे के पूरे बुक का हार्ड बाइंडिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको नोट्स मैं दे दूं। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।